बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया और प्रोग्राम के पहले हिस्से पर हम एक बहुत ही एक अहम मौजू पे बात करने वाले हैं और ये मौजू है माइनॉरिटी से रिलेटेड, अक़लियतों से रिलेटेड। दुनिया भर में इस वक्त मतलब माइनॉरिटीज़ को जो अक़लियतें हैं उनको कहीं ना कहीं मुश्किलात का और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये मुश्किलात और दुश्वारियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। ये माइनॉरिटीज़ जो हैं या तो किसी मजहबी तफरीक की वजह से हैं या किसी भी तबके की वजह से, कोई भी ऐसा तबका जो तादाद में कम है उनके साथ जो बर्ताव रखा जाता है या जो रवैया होता है, आज हम उसके हवाले से बात करने वाले हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म के मसाइल मौजूद हैं। जैसे अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पे जो मसाइल हैं, जो मुसलमानों के साथ जो वहाँ पे सलूक रखा जा रहा है या जो मुसलमानों के अलावा जो सिख कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं वो भी वहाँ माइनॉरिटी में, उनके साथ क्या सलूक वहाँ पे रखा जाता है। इसी तरह दुनिया भर में और भी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, अपनी अपनी शिकायत होती हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान अक़लियतों के लिए, हमारे जितने भी अक़लियती बहन भाई हैं उनके लिए एक महफूज तरीन मुल्क है और ये हमारे यहाँ जितने भी हमारे अक़लियती नुमाइंदे हैं, जो अरकान हैं, वो सरकारी और गैर सरकारी महकमों में मुख्तलिफ़ शोबों में अपना जो भरपूर किरदार है वो अदा कर रहे हैं, अपना मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। बल्कि सरकारी और गैर सरकारी महकमों में मतलब हर जगह पे जहाँ उन्हें मौका मिलता है वो अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं और मुल्क की तरक्की में एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान भी मौजूद हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो एनालिस्ट हैं, जनाब कृष्ण सागर साहब। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत फ़हीम साहब? ठीक ठाक, तबीयत अच्छी है माशाल्लाह, सब सही है, बेहतरीन। एक प्यारी सी सुबह में और आप जैसे अच्छे लोगों के साथ और मूड में जो है फ्रेशनेस आ जाती है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब मैं आपसे जो मतलब इब्तदाइये में बात कर रहा था, मैं उसी हवाले से आपकी राय लेना चाहता हूँ। क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दुनिया भर में वो लोग जो अक़लियत में होते हैं या कोई ऐसा तबका जो अक़लियत में है, तो उनके साथ कुछ रवैया थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है अक्सरियत का? बहुत ज़बरदस्त आपने आज टॉपिक लिया है फ़हीम साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। पहली बात यह है कि मैं जिस भी शो में जाता हूँ, मैं अक़लियत लफ्ज़ को ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कहता हूँ कि मैं अक़लियत को लफ्ज़ को नहीं मानता, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। ये मुल्क हमारा है, जितना हमारा है उतना आपका है, हम सब का है। अक़लियत लफ्ज़ होना नहीं चाहिए। हम पाकिस्तानी अपने आप को शो करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब रही बात, आपने कहा कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक की नज़र में जो है कितना महफूज है, जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके लिए। मैं कहता हूं कि इसका जवाब आज आपके चैनल के तरफ से मैं पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी जो है, आज गुरु नानक देव का जन्मदिन है, 552 गुरु पूर्णम उसको कहते हैं। पूरी सिख कम्युनिटी को, दुनिया को इस पाकिस्तान के अब तक चैनल के तवस्सुत से मुबारकबाद कहूँगा। आज पूरी दुनिया से इस पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गुरु नानक साहब के गुरुद्वारे हैं वहाँ पर पूरी वर्ल्ड से सिख आए हुए हैं, हमारे भाई हैं। और इस पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी दी हुई है और हर जगह हमारे जो भाई हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो ऐसे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जैसे कि कोई फ़र्क नहीं लगता है कि गुरु साहब का जन्मदिन चल रहा है या उनका अपना कोई एक। देखिए बात यह है कि हर मज़हब में ह्यूमैनिटी को जो है वो
फ़रोग़ दिया गया है। बिल्कुल ऐसा, और सिर्फ वो हमारे जो मेहमान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं वही नहीं, और जो जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं मेंबरान वही नहीं, अवाम भी जितने बड़े दिल के साथ वेलकम करते हैं जब बाहर से आए हुए इन सारे मेहमानों को। और मैं आपको बताऊँ, जो सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो जब पाकिस्तान आते हैं, उनके वीज़े की जब मियाद पूरी होती है ना, तो उनका जाने को दिल नहीं करता है। तो ये है वो एक मुंह बोलता सबूत कि यहाँ लोग किस तरह उन्हें वेलकम करते हैं। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं आज हम अक़लियती बरादरी के लिए पाकिस्तान एक महफूज तरीन मुल्क, इस मौजू पे। और इस मौजू पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कृष्ण सागर साहब। कृष्ण सागर भाई से वक्फे से पहले हमने इस हवाले से बातचीत का आगाज़ किया है, उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे यहाँ पे गैर मुस्लिम बहन भाई रहते हैं पाकिस्तान में, तो क्या उन्हें मुल्क कौम की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने की पूरी आज़ादी मिलती है? यहाँ पे रियासती सतह पे क्या सपोर्ट मिलती है? देखो, अभी जैसे वक्फे से पहले हमने जिक्र किया था कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया से हमारे पास जो मेहमान आए हुए हैं हमारे सिख भाई, उनको भी आप देखें। दूसरी बात आपने की कि अभी के हमारी जो गैर मुस्लिम बरादरी है जितनी भी, आप देखें कि सेनेट में देखें, नेशनल असेंबली में देखें, प्रोविंशियल असेंबली में देखें, हर जगह पर हमने कोटा हमें मिली हुई है, 5% कोटा है और उस पर जो है। मगर मैं ये चाहूँगा ज़रूर कि कुछ ऐसे और इक़दाम हमें करने चाहिए ताकि जो भी प्रोपेगेंडा पड़ोसी मुल्क या कोई और करते हैं तो उनके लिए ये तो अभी तो बहुत बड़ा मिसाल है, करतारपुर राहदारी जैसे हमने खोल दिया। जी जी, देखें, उनसे पूरी दुनिया में हमारा इमेज बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा पैगाम भी, बहुत अच्छा पैगाम गया है कि यहाँ पर जो है रिलीजियस टॉलरेंस है और सब एक पाकिस्तानी होने के हैसियत से अपना अपना फ़राइज़ अंजाम देते हैं सभी। हुकूमती सतह पे ख़ास तौर पे इस वक्त आपको एक और हैरत की बात बताऊं, इस वक्त पूरी दुनिया में एक और अच्छा मैसेज गया है हमारी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने एक ऐसा मिसाल कायम कर दिया है। हमारे पाकिस्तान का कद इतना ऐसे ऊंचा हो गया है कि उन्होंने इस वक्त 2 बहुत बड़े गैर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हादसे हुए थे। एक हुआ था भोंग शरीफ में, जी मंदिर पे हमला हुआ था। कुछ शरपसंद अनासिर ने उस मंदिर को जो है मसमार कर दिया था और आग लगा दी थी। उनका फ़ौरन हमारे डॉक्टर रमेश कुमार MNA साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है जैसे ही उनको आगाह किया तो उन्होंने सो मोटिव एक्शन लिया और उस पर फ़ौरन उसको रिस्टोर करवा दिया। 10 डेज़ के अंदर अंदर वो मंदिर रिस्टोर हो गया। उसमें पंजाब हुकूमत की जो है वो बहुत बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही। हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते कि उन्होंने कैसे एक इंसानियत का मिसाल दिया कि उन्होंने 10 डेज़ के अंदर अंदर पूरा मंदिर रिनोवेट हुआ। दूसरा, एक एक साल पहले मेरे ख्याल की बात है, पेशावर का टेरी का इलाका है, वहाँ पर कर्क एक शहर है, वहाँ पर एक मंदिर था, परमहंस महाराज की समाधि थी। वहाँ पर काफ़ी सालों से कब्ज़ा था। वो कब्ज़ा भी हमारी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से ख़त्म हुआ और उस वहाँ भी किसी शरपसंद अनासिर ने जो है वो हमला किया था। वो मंदिर भी रिस्टोर हुआ। ज़बरदस्त। अभी दिवाली हमारी हिंदू कम्युनिटी का बहुत बड़ा ईद जैसे हमारी हम वैसे भी पाकिस्तान और सिंध में, तो मैं कहता हूँ सिंध तो सूफियों की धरती है, यहाँ दिवाली और ईद वैसे भी हम मिलके ही मनाते हैं। तो अभी दिवाली पे चीफ जस्टिस साहब का वहाँ आना मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हिसाब से एक मिसाल है कि आप जो प्रोपेगेंडा इस मुल्क की करते हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जो है चीफ जस्टिस हमारे साथ दिवाली में हो, इससे बढ़कर और क्या मिसाल है हम दें दुनिया को कि इस मुल्क में हम कैसे रहते हैं। बिल्कुल। मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि जो ब्राइटर साइड है इस सारी चीज़ की अब वो शेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ कुछ इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ता है, जैसे
मेरी बात होती रहती है। मेरे बड़े दोस्त हैं, रवि डवानी साहब भी हमेशा इस तरह के टॉपिक पे हमारे साथ जो है ना प्रोग्राम में आके बात करते हैं, और भी मैं काफ़ी सारे अपने इस तरह के दोस्तों को जानता हूँ। तो सर जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो हमारी सारी नज़रें यहाँ चली जाती हैं कि देखें ये ऐसा चाह रहे हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ हैं, या हालांकि वो आटे में नमक के बराबर लोग होते हैं वो, और वो ये भी नहीं पता होता कि वो ये जो शर पसंदी की जा रही है इसके पीछे क्या मतलब हकीकत छुपी हुई है। फ़हीम साहब, बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए, दुनिया का कोई भी आप खिता ले लें, वहाँ पर आपको कुछ न कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो नेगेटिव माइंड रखेंगे। हमें उस नेगेटिव माइंड को नहीं देखना है। ख़ास तौर पे मीडिया का जो किरदार होना चाहिए, वो मेरे ख्याल से ये जो थोड़ी बहुत इश्यूज़ होते हैं उनको वो इतना कोई चैनल आप देख सकते हाईलाइट कर जाता है। मेरे ख्याल से वो आप उसको उसकी जो अच्छाइयाँ बाकी हैं आप उसको ज़्यादा हाईलाइट करें, बजाय कि जो 5% लोग हैं उनके ऊपर क्या है, फिर जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनकी भी साजिशें होती हैं कि हम कोई न कोई आए दिन ऐसी साजिश करें ताकि पाकिस्तान का इमेज थोड़ा है वो ख़राब हो। तो उसमें आप जैसे, हमारे जैसे और जो हमारे दोस्त भाई हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे हुकूमती ओहदेदार हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि उस टाइम आएँ आगे और उसको नेगेटिव चीज़ को जो है वो इतना हाईलाइट इस तरीके से बयान करें कि यार ये पॉजिटिविटी इतनी है, ये साजिश थी। तो साजिश दुनिया में हर जगह होती है, आपको कहीं भी सब अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। हमें ये कहने में कोई झंझट नहीं होती है कि हम ज़्यादा यहाँ पर अच्छे लोग हैं। सही। अच्छा देखिए, प्रोग्राम का जो ये हिस्सा है उसके ये आखिरी लम्हात है। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी जानिब से जितने भी हमारे अक़लियती बहन भाई हैं उनको मसावी शहरी हकूक़ जो हैं वो हासिल हों, जो बुनियादी हकूक़ हैं उनमें, जिसमें तालीम और सेहत के मामलात हैं, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हर बंदे को जो है ना वो मुताला करना चाहिए कि हमारा आइन क्या कहता है। अच्छा, ठीक है ना। हम क्या स्टडी कम करते हैं, हम सिर्फ आके सिर्फ बातें करते हैं। स्टडी करने से आपको अक्ल आती है कि यार हमारे आइन में लिखा हुआ है। आप 11 अगस्त की जो माइनॉरिटी डे है उस पर कायद मोहम्मद अली जिन्ना उनकी स्पीच सुने, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि आप आज़ाद हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद होता है तो उनके बाद पहली उनकी स्पीच होती है 11 अगस्त को। वो कहते हैं कि आप आज़ाद हैं, आप किसी भी मज़हब से हों, सरकारी इदारों की उनसे कोई लेन देन नहीं है, कि आप आज़ाद हैं। आप गुरुद्वारे जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, आप जिस मज़हब को फॉलो करते हैं आपको मुकम्मल आज़ादी है कि आप अपने मज़हब के तौर तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी गुजारें। जब जो पाकिस्तान का फाउंडर है उनके ये अल्फाज हैं तो हमें किस चीज़ का डर है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच कृष्ण भाई, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी खूबसूरत आपने बातें की इस हवाले से, और थैंक यू सो मच ब्राइटर साइड जो है वो दिखाने के लिए। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, और वक्फे पे जाने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा सागर भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये माशरे का हुस्न होता है कि अब अगर मेरा ताल्लुक़ किसी एक मज़हब या फ़िरके से है तो मैं अगर ये चाहूँ कि सारे लोग मेरे ही मज़हब के हो जाएं, मेरे फ़िरके के हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर इंडिया की बात करें, किसी और मुल्क की बात करें, तो वहाँ पे भी अगर रहने वाले कुछ लोग ये सोचें कि सारे लोग जो है ना हमारे ही मज़हब के हो जाएं, तो ये बिल्कुल एक गैर मुनासिब सोच है। तो हमें स्पेस रखनी चाहिए और एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए, टॉलरेंस रखनी चाहिए। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे, एक और मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे एक ख़ास सब्जेक्ट के ऊपर। एक्चुअली कल जो आने वाला कल है 20 नवंबर को दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। तो क्योंकि हफ्ते को हमारा शो नहीं होता है तो हमने ये मौका जो है वो अपने हाथ से नहीं जाने दिया। तो हमने सोचा कि आज हम बच्चों के आलमी दिन के हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि बच्चों का आलमी दिन क्यों मनाया जाता है, असल में क्या मकासद क्या हैं। तो बच्चों के
आलमी दिन को मनाने के जो बुनियादी मकासद हैं वो ये हैं कि बच्चों की फलाह व बहबूद के हवाले से शऊर को उजागर किया जाए। बेघर बच्चे, वो बच्चे जो मतलब जिनको जो घरों में रहने वाले बच्चों की तरह सारी आसाइशें और सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, उनको भी वो सारी आसाइशें और सहूलतें जो हैं वो फराहम की जा सकें। अच्छा, ख़ुसूसी तौर पे बच्चों की तालीम के हवाले से बात की जा सके, बच्चों की तफरीह के हवाले से बात की जा सके, बच्चों की ज़हनी तरबियत के हवाले से, बच्चों की सेहत के हवाले से बात की जा सके और इस हवाले से जो शऊर है वो उजागर किया जा सके। ये हैं ये बुनियादी मकासद ये बच्चों के आलमी दिन को मनाने के हवाले से। अगर हम ये सारा बच्चों के हवाले से पाकिस्तान के बारे में सोचें तो पाकिस्तान में इन सारी चीज़ों की बड़ी अशद ज़रूरत है। बच्चों की बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके उसकी खुराक से लेके उसकी तरबियत और उसकी वो सारी बुनियादी सहूलियात व आसाइशें वो इक्वली मसावी तौर पे सबको जो है वो सारे बच्चों को फराहम करना ये एक बहुत बड़ा काम है और हमें इसकी कमी भी नज़र आती है। आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि बच्चों को ये सारी सहूलियात का मिलना ये बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, उस कौम और उस मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है और हमारे यहाँ इस पर कितना काम किया जा रहा है, कहाँ कहाँ रूम बाकी है, कहाँ कहाँ काम किया जा सकता है, हुकूमत के क्या किरदार हैं, हमारे क्या किरदार हैं और आप लोगों के क्या किरदार हैं। इस हवाले से आज हम इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, आप एक्सपर्ट हैं और एनालिस्ट हैं, इस हवाले से अपनी राय जो है उसका इजहार करेंगी। समीरा खान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू। सेम है। मुझे बताइए कि बच्चों की तरबियत के हवाले से आपको क्या क्या हमारी सोसाइटी में मसाइल नज़र आते हैं कि आप कहाँ क्या क्या निशानदही करना चाहेंगी कि यस यहाँ पे बच्चों की तरबियत के हवाले से चीज़ें ये हो रही हैं और ये नहीं हो रही हैं? थैंक यू सो मच फ़हीम फॉर इनवाइटिंग मी ऐसे एक सब्जेक्ट के लिए जो बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, बल्कि कहना ये गलत नहीं होगा कि जिस पर हमारी मुल्क और कौम का पूरा मुस्तकबिल का इन्हिसार है, जिस पे हमारा पूरा एक जिसे कहते हैं आने वाले कल का जितना भी इन्हिसार है वो हमारे न्यू जनरेशन, हमारे बच्चों पे, हमारी यूथ पे डिपेंड करता है। और नो डाउट मैं कहती हूँ हम लोग, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट से ब्लेस्ड है। हमारे यहाँ के बच्चे अगर उनको सही एक मोड ऑफ डायरेक्शन, एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक बिल्कुल एक प्रॉपर गाइडलाइन पे अगर उनको हम लोग लेके चलें तो मैं कहती हूँ दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिससे पाकिस्तान सबसे आगे ना जा सके। इतना टैलेंट हमारे यहाँ के बच्चों में, इतने बॉर्न जीनियस बच्चे जिसे कहते हैं, लेकिन सिर्फ क्या है फ़हीम के मौक़ों की कमी और उनको जो है आगे बढ़ने के लिए जो कुछ अभी आपको नज़र आ रहा है, मैं कहती हूँ ये फिर भी बड़ी बाहिम्मत और हौसलामंद कौम है जो अपने लिमिटेड वसाइल, लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपने बलबूते पे खुद से बहुत आगे जाने की कोशिश करते हैं और चले भी जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि इनको एक राइट डायरेक्शन मिल जाए, इनको एक प्रॉपर सिनेरियो मिल जाए कि आपको एक इस तहत चलें, अच्छा पढ़ाई का निज़ाम, अच्छा हेल्थ का निज़ाम, तो आप सोचें कि ये बच्चे कहाँ नहीं पहुँच सकते। हाँ, बिल्कुल सही कह रही। अभी तो इन्हें वो सारी सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं बच्चों को और इसके बावजूद जब कहीं मौका मिलता है हमें बड़ी खुशी होती है कि ये यंगेस्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर, ये फलाना जो है प्रोग्रामर, ये हमारे मुल्क से हैं, तो ये आईक्यू में इन लोगों ने कमाल कर दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें सुन के बड़ी हैरत होती है कि अगर हमारे बच्चों को बाकायदा फैसिलिटेट किया जाए तो ये तो पता नहीं क्या कर दें, है ना? बेशक तो हमें, हमारे पास मार्जिन अभी भी है कि हम उन बच्चों को उन बच्चों को भी इस्तेमाल, उनकी जो सलाहियतें हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, उनको भी इस्तेमाल में लेके आएँ जो मुल्क व कौम के लिए फ़ायदेमंद हो सकें। जैसे कि 3.5 करोड़ के करीब बच्चे, ये एक अंदाज़ा है, कोई 2.5 करोड़ कहते हैं, कोई 3 करोड़ कहते हैं, कोई 3.5 करोड़ कहते हैं, चलें 2.5 करोड़ कहते हैं। 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते, तो उनकी स्कूल जाने की उम्र है। पता नहीं उनमें कितनी सलाहियतें मौजूद होंगी, कितनी उनकी स्किल्स होंगी कि जिनको हम बुरे कार्य नहीं ला पा रहे हैं, जिनको
वो अपने फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए, रियासत के लिए, अपने इलाके के लिए मतलब वो फ़ायदेमंद मौसर साबित हो सकते हैं, मगर वो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े से वापस आते हैं और एजुकेशन के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे बात करते हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए हम एजुकेशन के ज़रिए कितना हम उनका मुस्तक़बिल और मुल्क का मुस्तक़बिल बेहतर बना सकते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम बच्चों के मुस्तक़बिल के हवाले से बात कर रहे हैं समीरा खान साहिबा से। समीरा जी, वक्फे से पहले हमने ओवरऑल जो है वो जो बच्चों को जो सहूलतें और आसाइशें जो दरकार हैं उनके हवाले से कुछ हमने बात की है। अभी हम बात करेंगे तालीम के हवाले से। आपको क्या लगता है कि तालीम बच्चों को उस तरह हम रियासती सतह पे नहीं फराहम कर पा रहे हैं जो बच्चों का बुनियादी हक है, तो इससे कितने मसाइल जो हैं वो बच्चों की ज़िंदगियों के लिए और एक मुल्क के लिए जो है वो आ सकते हैं मुस्तक़बिल में? ज़रा इस बारे में बताइए। मेरे ख़्याल में किसी भी कौम का जो एक ताबनाक मुस्तक़बिल होता है वो उसकी लिटरेसी रेट पे बड़ा उसका हम उस पर डिपेंड करते हैं। एक स्ट्रेंथन्ड लिटरेसी रेट का होना किसी भी कौम की तरक्की के लिए या उस मुल्क का दूसरे ममालिक के साथ अगर आप कंपैरिजन और कंपटीशन करते हैं तो तालीम का प्रॉपर होना तो मेरे ख़्याल में बुनियादी शर्त है। इसलिए भी हमारे यहाँ जो है प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं हमारे मुल्क में, यहाँ तक कि यूनिसेफ के प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किए जाते हैं कि वो बच्चे जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको तालीम के मैक्सिमम मौके पहुँचाए जाएँ, उनमें बेहतरी लाए जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम उस स्केल के ऊपर जो है कम्पीट नहीं कर पा रहे जहां हमें होना चाहिए। बेहतरी ज़रूर आई है पहले से, क्योंकि अब उस तरह हालात नहीं रहे हैं कि कोई चीज़ छुप के या गोस्ट स्कूल आप सिर्फ मैप के ऊपर दिखा दें और उनको ऑन ग्राउंड जब हम जाते हैं इंस्पेक्शन करने तो वहाँ पे हमें कुछ हम डिस्कवर नहीं करते। अब गोस्ट स्कूल के कॉन्सेप्ट से निकल के रियलिटी की दुनिया में, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है कि एवरीथिंग इज़ ऑन पेज एंड जस्ट अ सिंगल मैसेज अवे लोग वीडियो बना के डाल देते हैं कि हम तो स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ स्टाफ नहीं है। स्टाफ है तो कभी कभी स्कूल जो है वो इस हालत में नहीं है कि बच्चों को वहाँ भेजा जा सके। तो बेसिक बुनियादी सेहत और तालीम की वो चीज़ें हैं जो हमारे जनरेशन को, हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को इस मुल्क के पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। और उसके लिए एक बिल्कुल मतलब एक ऐसी हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है बाहिमी मुशावरत से तमाम हुक्मरानों को सियासी तौर पे कि उसका एक हल निकाला जाए ताकि उसके रिज़ल्ट्स भी नज़र आएँ। हम कब तक जो है तालीमी मेयार को इस तरह का रखेंगे कि मतलब आप देखें अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं ज़्यादातर स्कूल्स। बिल्कुल ऐसा है और ये हमारे यहाँ जो तालीम वाला भी मामला है 50% के करीब जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल से कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल्स ने भी एक अच्छा खासा ज़िम्मा लिया हुआ है और वो इसी वजह से क्योंकि सरकारी सतह पे जो तालीम का वादा है वो हुकूमत पूरा नहीं कर पा रही है बच्चों के साथ। तो बच्चों को अगर तालीम दी जाए तो उन्हें सबको अगर तालीम की जो सहूलियात हैं वो अगर हासिल हों तो बच्चे बड़ा एक इनकलाब लेके आ सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने इलाकों के लिए, और सबको एक जैसी तालीम दी जाए। अब क्योंकि हमें अपने पैसों से तालीम अपने बच्चों को दिलानी होती है तो उसके लिए कोई अफोर्ड कर सकता है कि एक महीने में 1000 रुपये वाला स्कूल, कोई किसी को एक महीने में 1 लाख रुपए वाला स्कूल भी अफोर्ड कर पाता है। तो दो अलग किस्म की जो एजुकेशन है ना वो बच्चों को दी जा रही हैं, एक इस समत में जा रहे हैं, एक इस समत में जा रहे हैं। तो सबको एक जैसी तालीम दी जाए तो मामलात किस हद तक हल होते हुए नजर आते हैं आपको? बहुत फ़र्क आएगा। सबसे बढ़कर ये कि जो मासूम जहनों पे असर पड़ता है वो देखते हैं कि हमारे दोस्त जो हैं, कुछ दोस्त हमारे जा रहे हैं वो मेन स्ट्रीम स्कूल की एक बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग, एक तो बुनियादी कुछ मसाइल इस तरह के हमारे यहाँ पैरामीटर सेट कर दिए गए हैं फ़हीम साहब कि इंग्लिश बोलने वाले बच्चों को हम प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू
जिसमें अपनी मदर टंग को प्रमोट किया जाए। अच्छा, इंग्लिश बोलना हमारे यहाँ एक बहुत काबिल फ़ख्र बात तो है ही है, उसके अलावा एक थंब लॉ भी बन गया है कि ये बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया है, पहली लाइन तो यहीं ड्रॉ हो जाती है। जी उस बच्चे के लिए जो एक चैलेंज सामने आ गया, अब उसे किताब समझने से ज़्यादा उसको फ़िक्र ये है कि मैं अपने पेरेंट्स के दोस्तों में या अपने रिलेटिव्स के सामने इस तरीके से बात करूं कि वो इस चीज़ से मुतासिर हुए बगैर ना रह सकें कि मैं एक बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से आया हूँ। उसके लिए इन चीज़ों में वो ज़्यादा उलझा दिया गया है हमारी नई जनरेशन को। एक वो बच्चा जो सरकारी स्कूल में जा रहा है, जबकि आपको पता है कि 15 साल की उम्र तक ये बिल्कुल हमारे यहाँ एक लॉ डिसाइडेड था कि तमाम पाकिस्तान के बच्चों को 15 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। अब वो चीज़ कहीं वो हमें नज़र ही नहीं आता है। हाँ। पेरेंट्स जो कमा रहे हैं, जो कुछ घर जा रहा है, मेरे हिसाब से उस अगर आप एक मीडियोकर की बात करें, जो मुतवस्सित तबके की हम बात करते हैं, तो 50 to 60% उसका जो बजट है वो बच्चों की तालीम, स्कूल और ट्यूशन फीसेस पे निकल जाता है। घर बचा के लाने के लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन मजबूरी है, हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा बना दिया गया है। जब तक इस सिस्टम पे मुश्तरका काविशें नहीं होंगी, जब तक इस सिस्टम पे हम मिलके काम करेंगे, तो जो रिज़ल्ट एक ताबनाक फ्यूचर के हमारे जहन में बना हुआ है एक स्केच, वो सामने नहीं आ सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और देखें, मैं हमेशा इस जुमले को मैं ज़रूर एंडोर्स करता हूँ जब भी उन बच्चों का जिक्र होता है कि जो जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं, ये कल को आज से कोई 10 साल 15 साल बाद ये 2.5 करोड़ से ज़्यादा ख़ानदान होंगे, है ना। तो हमारे लिए ये कितना बड़ा एक मसला हो सकता है कि ये 2.5 करोड़ से ज़्यादा अनपढ़ ख़ानदान होंगे और हम अपनी नज़रें आगे जमा के बैठे हुए हैं कि हमें इस वक्त दुनिया का मुकाबला करना है, इस दौड़ में, इस रेस में हमें भी शामिल होना है, इस तरक्की की रेस में। तो ये हम अपने लिए अभी से ही अगर काम नहीं कर पाए तो इसके बड़े देर तक हमें असरात इसके भुगतने पड़ेंगे। और आपने कितनी अच्छी बात की कि हमारे हम जो घोस्ट स्कूल्स हैं उनका वजूद आज भी है, और ये बड़े ही अफसोस की बात है। सबसे पहली बात कि उन देही इलाकों में स्कूल्स का होना, ये हुकूमत की तरफ से एक कोशिश है कि वो तालीम के लिए कुछ ना कुछ काम कर रही है, ठीक है, हालांकि वो पूरी नहीं है कोशिश। और उसके बाद सोने पे सुहागा कि मतलब उन स्कूल्स के हवाले से वही हुकूमती मेंबरान या जो इक़्तिदार में जो लोग मौजूद हैं वो करप्शन कर रहे हैं। मतलब वो एक चीज़ वहाँ पे है ही नहीं, और हुकूमत की तरफ से जो फंड्स आ रहे हैं उनको आप करप्शन की नज़र कर रहे हैं। तो इस करप्शन को भी ख़त्म करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है हुकूमतों के लिए। और हम बच्चों की स्किल्स के हवाले से अभी बात करना चाहेंगे, छोटा सा वक्फा आ रहा है कि बच्चों के अंदर वो कौन सी ऐसी स्किल्स पैदा की जा सकें कि जिससे वो खुद इसका अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठा सकें। और क्योंकि मुल्क की बागडोर कल को बच्चों ने ही संभालनी होती है, तो मुल्क और कौम को भी उनकी उसकी इस तरह की एजुकेशन का फ़ायदा हो सके। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हम बच्चों के मुस्तक़बिल के हवाले से और बच्चे कौम के मुस्तक़बिल हैं, इस हवाले से बात कर रहे हैं। समीरा खान साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अच्छा समीरा जी, हमारे यहाँ जो बच्चों को तालीम दी जाती है, क्योंकि कल को जो मुल्क की बागडोर है वो बच्चों के हाथ में ही होगी। आज के जो बच्चे हैं यही कल को मुल्क संभाल रहे होंगे। तो आपको नहीं लगता कि इस जदीद दौर में कुछ इनको ऐसी तालीम देनी चाहिए, ऐसी तरबियत देनी चाहिए कि जिससे इनकी स्किल्स जो हैं वो उनमें इजाफा हो सके, इनके टैलेंट में इजाफा हो सके? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वहीं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। स्किल्स जो है अब हमारे यहाँ सिर्फ ये नहीं कि हमारे लिए, ये वर्ल्ड वाइड अब इस चीज़ को जो है वो बहुत प्रमोट किया जा रहा है। स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बच्चों के जहनों पे बचपन से जो ये एक प्रेशर डाल दिया जाता है कि जी आपके बड़े भाई क्योंकि डॉक्टर बने थे या आपके फला कज़न जो है इंजीनियर बने थे, एक लिमिटेड प्रोफेशंस उनके दिमागों पे, मुझे कहना चाहिए उनके मासूम दिमागों पे इम्पोज कर दिए जाते हैं कि दैट शुड बी योर फ्यूचर।
हालांकि पूरी दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं होता, हर जगह जो है वो बच्चे अपना प्रोफेशन, अपनी लाइन खुद डिसाइड करते हैं कि वो किस लाइन में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली स्किल्स को प्रमोट करने का कहीं रिवाज कोई दूर दूर तक ऐसा सिनेरियो नज़र नहीं आता कि जिसमें स्किल्स को प्रमोट, हालांकि स्किल्स मेरे हिसाब से जो एक लिमिटेड प्रोफेशंस हैं, लाइक मेडिकल की लाइन हो गई, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं, बैंकर्स बन रहे हैं, उससे ज़्यादा स्किल्स जो हैं आजकल वो बेनिफिशियल हैं इन अ सेंस कि वो आगे चल के ऐसा इंसान जिसके हाथ में कोई हुनर है, स्किल्स मीन्स एक ऐसा हुनर जो उसको हर तरीके से सपोर्ट करेगा, वो इंसान कभी भी किसी हालात किसी भी तरह के हों वो कहीं भी बैठ के उसको यूटिलाइज कर सकता है विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इवन कि मेल फीमेल। अगर वो बच्चे जो आगे चल के लड़कियां लड़के बड़े होके कुछ भी सोचते हैं और उनके हाथ में एक, हम उन्हें एक ऐसी बचपन से आदत बच्चों को अपने डाल दें कि जी आपने अपनी एकेडमिक रूटीन के बाद आपका ये 15 मिनट्स जो है आपने स्केचिंग करनी है, 15 मिनट्स आपने जो है कोई स्पोर्ट एक्टिविटी को परसू करना है, कोई इस तरह की कोई भी, देयर आर सो मैनी फील्ड्स जो बच्चे चाहते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे वाकई में अब स्पेशली कोविड के बाद से जो एक माइंडसेट डेवलप हो गया, इतना ज़्यादा एंजाइटी लेवल बढ़ चुका है, उसमें तो मैं कहती हूँ कि कंपल्शन है कि माँ बाप इम्पोज करें अपने टीनेज बच्चों के ऊपर कि जी आप किसी ना किसी स्पोर्ट्स या स्किल्स एक्टिविटी को परसू करें जो आगे चल के फ्यूचर में आपको हर लिहाज से फ्रूटफुल होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बच्चों को वैसे स्कूल्स में डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाई जा रही हैं, मगर अगेन कि क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे सारे एक जैसी तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चों को तो ये सहूलियात मिल रही हैं और कुछ को तो बस गर्मियों में मेरा ख्याल है उनकी क्लास में पंखे की सहूलत भी मौजूद नहीं है, ठीक है, तो ऐसा ही है। खैर ये बताइए कि बुज़ुर्गों के एहतराम के हवाले से बच्चों में थोड़ी सी इस जनरेशन में वो देखने को नज़र आई है। जब हम छोटे थे तो हम बुज़ुर्गों को ज़रा और नज़र से देख के उनका एहतराम और करते थे, टीचर्स का एहतराम और तरह से होता था। आज थोड़ा सा मिसिंग नज़र आता है आपको या आज भी वैसा ही है सब? नहीं, मिसिंग नज़र नहीं आने की बात नहीं है मेरे ख्याल में फ़हीम साहब। एक जिसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट की बात अगर हम करें तो एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क वाज़े तौर पे नज़र आता है। वो मॉरल वैल्यूज़ या वो जो घर की एक फैमिली, एक कंबाइन फैमिली के जो तकाज़े बचपन से आपके बच्चों की तरबियत का बेसिक हिस्सा होते थे और उनमें इनकलकेट कर दिए जाते थे और वो सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो पूरे घर का एक माहौल सिस्टम ऐसा बना हुआ होता था कि वो खुद ब खुद वो बच्चे वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते थे कि हमारी मदर, हमारी दादी, हमारी नानी ये सब कुछ कर रही हैं और किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से हमें फ़ादर के सामने बैठना है, फ़ादर घर का सरबराह है, बड़ा है तो हेड चेयर पे उसके सामने किस तरह बिहेव करना है। तो वो तमाम चीज़ें, पूरा डिसिप्लिनरी सिस्टम एक मेंटेन हुआ होता था। अनफॉर्चुनेटली जहाँ वेस्ट की तकलीद में हमने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, उसमें हमने ये भी खो दी। ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के हम बड़े अगेंस्ट हैं और हम सब प्रेफर करते हैं, इंक्लूडिंग इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो आजकल लड़कियों का, ख़वातीन का ये एक माइंडसेट बन चुका है कि जी जो सुकून दे लाइफ है वो सब कुछ सिर्फ अलग रहने में, लेकिन उसके इतने सारे बेनिफिट्स हम खो चुके हैं जो हमें खुद दादी अलग सिखा रही होती थी, नानी अलग सिखा रही होती थी, खाला फूफियाँ अलग सिखा रही होती थी, माँ की अलग। तो वो एक बच्चा एक पूरी शख्सियत की कंस्ट्रक्शन होती थी उस जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से, जो कि अब माएँ अगर वर्किंग वूमेन है वो कितना क्वालिटी टाइम देंगी? बाप सुबह जा रहा है शाम में आ रहा है, वो कितना उसको क्वालिटी टाइम दे सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, वो वर्किंग वूमेन अगर नहीं भी है तो तब भी घर में बच्चों के साथ सारा दिन गुजारने के बाद आप इस तरह एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि वो सिखाने वाली, तरबियत वाले मोड से आप बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं। सिखाने से ज़्यादा हम उनके ऊपर सिर्फ वो एक, जिसे कहते हैं ना, एक नज़र रखी हुई है, नज़र रखी, रोक टोक का माहौल। उनको सिर्फ टास्क दिए जा रहे हैं, डू एंड डोंट के वाले टास्क हम उनके ऊपर जो इम्पोज करें कि ये करना है और ये नहीं करना। उनकी अपनी
ख्वाहिश, शख्सियत, खेल, वो सब कुछ कहीं बहुत पीछे रह चुका है। इवन आप यही कह रहे हैं कि मैं एक और बात, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया था फ़हीम, कि कुछ बच्चों को तो पंखे भी मैसर नहीं होते। अभी कुछ अरसे से मैंने कराची में देखा है, स्पेशली मैं इस शहर से ताल्लुक़ है तो इसकी बात करूँगी, कि हमारे यहाँ स्ट्रीट स्कूल्स का क़याम जो है वो हो रहा है, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बेचारे, जिनसे चाइल्डहुड बैगर उनको बना के उनसे इस किस्म की चीज़ें कराई जाती थी कि भीख मंगवा रहे हैं, अब वो कचरा चुनने वाले बच्चे अब वो स्ट्रीट स्कूल्स में जाना शुरू हो गए। स्ट्रीट स्कूल्स का होना किस रियासत के लिए, मैं समझूंगा कि उसके इस सेक्टर में जो कोशिशें हैं उसका फेलियर है, ठीक है, कि अवाम खुद जो है वो स्ट्रीट स्कूल्स बना के और दूसरे की मदद कर रहे हैं। और अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी जीत है कि हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो कुछ ना कुछ सोसाइटी में अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बच्चों से मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं कि बच्चे कौम का मुस्तक़बिल, और बच्चों की तरबियत के हवाले से, उनकी फलाह बहबूद के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए आज हमने एक छोटी सी ये नशिस्त रखी है जिसमें समीरा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। और समीरा जी, वैसे बच्चों के बारे में जब बात करते हैं तो बच्चों की तरबियत के हवाले से जो इस नए ज़माने में हमने सबसे बड़ा बदलाव देखा है वो ये है कि जो बच्चों की बेबी सिटिंग है ना, अब वो कोई इंसान नहीं करता है, अब उनका टैब कर रहा होता है, ठीक है। और हम ये सोचे समझे बगैर कि बच्चों की मतलब बच्चों का वॉच टाइम जो है वो कितना होना चाहिए, उनको कितनी देर जो है वो टैब देखना है या जो भी है मोबाइल पे उन्होंने, आपके मोबाइल पे उन्होंने कार्टून्स वगैरह, यूट्यूब पे जो भी उन्होंने जो स्टफ जो देखना है, वो ये सोचे समझे बगैर हम सिर्फ इसलिए उन्हें दिए रखते हैं कि चलो बच्चा चुप है, और बच्चे भी ज़िद करके रो पीट के वो आपसे ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो इससे उनकी सेहत पे कितना फ़र्क पड़ रहा है ये बताइएगा, और क्या उनकी सही मानों में तरबियत हो पा रही है? तरबियत, जहाँ पे मैं कहती हूँ गैजेट्स का बहुत फ़ायदा है, वहाँ पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। ये जो स्क्रीन टाइम हम जिसको कहते हैं, चाहे वो टैब्स हों, लैपटॉप्स हों, मोबाइल फ़ोन्स हों, कुछ भी हो, स्क्रीन टाइम अब एक इंटरनेशनली प्रॉब्लम बन गई है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के अलावा भी ये पूरी दुनिया का एक अलमिया बना हुआ है। हर कोई इसके ऊपर जो है वो परेशान है, बल्कि मैं कहती हूँ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, वेस्ट में ये मसला ज़्यादा फेस किया जाता है। अच्छा, वहाँ पे ज़्यादा है इसके जो है वो नुकसानात, क्योंकि इतना ज़्यादा वो हर चीज़ में, बच्चा खा भी रहा है तो वो टैब को वो लोग समझते हैं कि ये 50% ये इसकी जो है वो तरबियत कर रहा है, जबकि वो तरबियत नहीं कर रहा। उसमें आप लॉक कोड्स लगा लें, लॉक उसमें पेरेंटल लॉक्स लगा लें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होता, वो बैक ऑफ माइंड उसका जो ब्रेन को डैमेज कर रही होती हैं। दैट इज़ वेरी बैड फॉर किड्स। अच्छा सर, सॉरी मैम, वेस्ट के हवाले से मैं यहाँ पे ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि अगर वो लोग अपने बच्चों को उनकी तरबियत के लिए या उनको अगर यूट्यूब या कुछ इस तरह का कंटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं या दिखाते हैं, लाजमी दिखाते हैं, तो उसके दो प्लस पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक प्लस पॉइंट ये है कि वो पेरेंट्स जो हैं वो हमसे ज़्यादा अवेयर हैं, ठीक है, और वो स्क्रीन टाइम, वॉच टाइम, इसका ख्याल हर लिहाज से वो हमारे पेरेंट्स की निस्बत ज़्यादा रखते होंगे, पहली बात। दूसरा, वो जो कंटेंट दिखा रहे हैं वो वहाँ पे उनके अपने कल्चर का बनाया हुआ कंटेंट है, उन्होंने खुद तैयार किया हुआ है, उन्होंने खुद मेहनत की हुई है अपने बच्चों के लिए, वो इस तरह के चैनल्स और वो सारा कुछ प्लान किया हुआ है। हमने ना तो खुद तवज्जो दी है इस हवाले से कि कितनी ज़रूरत है बच्चे को, और दूसरा हमने ओवरऑल भी अपने मुल्क के बच्चों को सामने रखते हुए, इनके इश्यूज़ को देखते हुए, हमने कोई इस तरह के कार्टून्स नहीं बनाए हुए। हम उसी तरह वही उन्हीं का कल्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे दीन से भी दूर हैं और वो बुनियादी अदब व आदाब जो हैं उनसे भी दूर होते जा रहे हैं।
ये बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली जो एक किसी भी इंसान की जो बेसिक पर्सनैलिटी को डेवलप करना या पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें डोमिनेटिंग फैक्टर जिसे कहते हैं ना कि पहली जो है इंसान की दर्जगाह उसका अपना घर होता है। घर के बाद फिर बच्चा तालीम हासिल करने बड़ा होके आगे जाता है, लेकिन जो फंडामेंट्स सेट करने होते हैं उसके चाइल्डहुड में, वो उसी वक्त अगर हम एक प्रॉपर तरीके से उनको एग्जीक्यूट कर दें, उन चीज़ों को उन पे इम्पोज कर दें कि हर चीज़ का रूटीन, जैसे कि एक रूटीन लाइफ होती थी कि ये आपका खाने का वक्त है, ये आपकी नमाज का वक्त है, ये आपके पढ़ने का वक्त है, अब वो चीज़ें कहीं नज़र नहीं आती। अब तमाम चीज़ें एक भाग दौड़ का एक बिल्कुल एक जिसे कहना चाहिए उसका शिकार हैं कि बस बहुत जल्दी में हर कोई, हम बस कहते हैं सब कुछ जल्दी में, खाना है तो जल्दी, ट्यूशन क्लास शुरू हो जाएगी, निकलना जल्दी है, घर से आपको स्कूल के लिए आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, लेकिन वो जो एक क्वालिटी मेंटल हेल्थ का डेवलप होना होता था, वो चीज़ें कहीं मिसिंग हो चुकी हैं। उस तरीके से अब उनको इम्पोज करना भी मुश्किल है, क्योंकि बच्चे इन गैजेट्स के इतने यूज टू हो चुके हैं। अब अगर आप उनको ना दें तो वो रिएक्शन शो करते हैं उसका, वो रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। तो वो हम उस तरीके से अपने यहाँ, हमारे यहाँ वो सिस्टम है नहीं कि पेरेंट्स स्टोरी टेलिंग पे जाएं, या एक टाइम होता था ना घरों में, वो कहानियाँ सुनाते थे, सारे बच्चे बैठ के दिलचस्पी से सुनते थे उनकी कहानी। अभी बच्चों के पास और ही इतनी दिलचस्प चीजें हैं, ये ग्रैंड पेरेंट्स ही नसीबों से मिलते हैं अब बच्चों को, तो फिर ना, हाँ, ये वो चीज़ ही खत्म हो गई ना कि वो कजन सारे जमा होके सुन रहे हैं। तो वो चीज़ें अब हमारे एक जो सोसाइटी का, या आप इस्लामिक कल्चर या इस्लामिक फैमिलीज़ का जो कह लें, या पाकिस्तान का कल्चर कह लें, किसी भी फैमिली का जो होता था वो अब हमें नज़र नहीं आता। हम वेस्ट को ही फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जो मीडिया का भी इसमें एक किरदार है, अच्छा खासा किरदार है, जिसको मजीद इसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है। जितने एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं या दूसरे बच्चों के चैनल्स यहाँ पे खुलने चाहिए, और बच्चों के लिए जो है वो कंटेंट जो है वो क्रिएट होना चाहिए कि जिसको वो बच्चे देखें, दिलचस्पी बढ़े, कुछ सीखें, कुछ लर्न करें। हमारे बचपन के दौर में फिर बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट टीवी पर चला करता था, मगर इस वक्त जो है ना बच्चों के पास कुछ नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली अब तो आप अगर बच्चों के कार्टून्स भी देखें, तो हम भी अगर चलते हुए कभी, क्योंकि दिल चाहता है कि देखें अब आजकल नया कार्टून कौन सा चल रहा है, तो देख के रूह अरस जाती है। जितने कार्टून्स होते हैं वो सब के हाथों में गन्स हैं, वो फायर कर रहे हैं, वो आग के शोले निकल रहे हैं गन्स में से। ये कल्चर हम क्या बच्चों को, वो क्लाशिंकॉफ कल्चर की जो बातें होती थी, वो तो प्रैक्टिकली जो है वो कार्टून्स में दिखाया जा रहा है। उसमें टोटल फाइटिंग बेस, इतना वायलेंस दिखाया जा रहा होता है कि बच्चे को लगता है कि मुझे इसको गिरा के उसको उठा के इसी तरीके से जो है मैंने सक्सेसफुल करना है। और जो एक बात और मैं कहना चाहूँगी फ़हीम, जो हम बचपन में हमारे पास बड़े डोमेस्टिक गेम्स होते थे, लाइक लूडो खेल रहे हैं या कोई इस किस्म के कलरिंग बैठ के एक्टिविटी कर रहे हैं, डॉक्टर सेट आ रहे होते थे, कहने को बड़ी फ़नी चीज़ें थी। या मुझे अच्छी तरीके से याद है कि टीवी पे भी जो है वो सेसमी स्ट्रीट टाइप के जो बड़े अच्छे बच्चों के वो आते थे। मगर अभी तो सब कुछ जो है वो मुंतकिल हो गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो मोबाइल स्क्रीन, टैब स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन पे। खैर, इसके जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ इसके नुकसानात भी हैं। ये हम पेरेंट्स जो हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप तशरीफ लाएं। दोस्तों, आज हमने कोशिश की कि इन मौज़ूआत पे जो है वो बात करें। अपनी राय जो है हमारे फेसबुक पेज पे www.facebook.com/newscafe पे जरूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।